बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th अर्थशास्त्र विषय का पहला अध्याय पालमपुर गांव की कहानी। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं एक झलक इस पाठ की, ताकि आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ आ जाए और यहाँ पर जो आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें भी आप अच्छे से समझ सकें। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ से भी पढ़ सकते हैं बच्चों। इसलिए आप इस पाठ को चाहे यहाँ से पढ़ें और चाहे अपनी पाठ्य पुस्तक से, लेकिन एक बार इस पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ लें ताकि आपके समझ आ सके कि इस पाठ में क्या कुछ बताया गया है। ठीक है बच्चों। और उसके बाद इस पाठ में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, कुछ पाठ के अंदर और कुछ पाठ से बाहर, यानी कि पाठ के अंत में। तो हम आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। तो बच्चों ध्यान दें, आप यहाँ पर जो है आपके लिए प्रश्न शुरू होते हैं इस पाठ से संबंधित, और हम आपको बता रहे हैं इन सारे प्रश्नों के जवाब। चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर जान लेते हैं। अभ्यास प्रश्न उत्तर में सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, भारत की जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, क है आपके लिए अवस्थित क्षेत्र, ख है गांव का कुल क्षेत्र और ग है भूमि का उपयोग हेक्टेयर में। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर। और ये आपके लिए तालिका दी हुई है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर लिखा है कृषि भूमि और उसके नीचे यहाँ पर सिंचित असिंचित। आप चाहें तो अपनी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न को देख सकते हैं। और इस साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, निवास स्थानों, तालाब, चारागाहों आदि के लिए जो क्षेत्र रखा गया है यह है 26 हेक्टेयर। ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए फिर गए है सुविधाएं, और यहाँ पर है शैक्षिक, चिकित्सा, बाजार, बिजली पूर्ति, संचार और निकटतम कस्बा। ये सब आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए उत्तर के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे क अवस्थित क्षेत्र, और यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे पड़ोसी गांवों व कस्बों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। निकटतम छोटा कस्बा शाहपुर एवं निकटतम बड़ा गांव रायगंज है। आई बात समझ में। और ख के लिए आप लिख सकते हैं बच्चों गांव का कुल क्षेत्र, और 200 + 50 + 26 टोटल मिलाकर कितना है 276 हेक्टेयर। गांव का कुल क्षेत्र कितना है 276 हेक्टेयर। और इसके बाद ग के लिए आप लिखेंगे भूमि का उपयोग हेक्टेयर में, और किस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे ऊपर लिखेंगे कृषि भूमि, यहाँ पर लिखेंगे सिंचित 200 हेक्टेयर और असिंचित 50 हेक्टेयर। भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, निवास स्थानों, तालाब, चरागाहों आदि के लिए ये कितना है 26 हेक्टेयर। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप एक तालिका बना सकते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पर बनी हुई है। और इसके बाद घ के लिए यहाँ पर जो है सुविधाएं, जहाँ तक बात की जाए तो सुविधाओं के लिए आप एक यहाँ पर इसी प्रकार से एक तालिका बनाएंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे शैक्षिक, और शैक्षिक के साथ लिखेंगे एक उच्च विद्यालय, 2 प्राथमिक पाठशालाएं। फिर लिखेंगे चिकित्सा के लिए एक सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी दवाखाना। और इसके बाद बाजार के लिए लिखेंगे आप एक सुविकसित बाजार। और बिजली पूर्ति के बारे में आप लिख सकते हैं पालमपुर के अधिकतर घरों में बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं। इसके बाद संचार के लिए आप लिख सकते हैं सड़कों एवं परिवहन की सुविकसित प्रणाली। और निकटतम कस्बा है शाहपुर। आई बात समझ में। तो ठीक इसी प्रकार से आप तालिका बना सकते हैं और अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर शुरू होता है आपका दूसरा प्रश्न। खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है, उन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं? तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे? आपने पाठ तो पढ़ा होगा बच्चों। उत्तर लिखेंगे हाँ, आधुनिक कृषि तरीकों को कारखाने में निर्मित अधिक संसाधन चाहिए। HYV बीजों को अधिक पानी चाहिए, और इसके साथ ही बेहतर नतीजों के लिए रासायनिक खाद, कीटनाशक भी चाहिए। किसान सिंचाई के लिए नलकूप लगाते हैं। ट्रैक्टर और थ्रेशर जैसी मशीनें भी प्रयोग की गई। HYV बीजों की सहायता से गेहूं की पैदावार 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक
हो गई और अब किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अधिक मात्रा में फालतू गेहूं है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद बात करते हैं, फिर आता है आपका तीसरा प्रश्न और इसमें पूछा है पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की। तो आपने पढ़ा होगा पाठ, उत्तर में लिख सकते हैं बिजली से खेतों में स्थित सभी नलकूपों एवं विभिन्न प्रकार के छोटे उद्योगों को विद्युत ऊर्जा मिलती है। पालमपुर के किसानों की बिजली के प्रसार ने विभिन्न तरीकों से सहायता की है। और क्या क्या तरीके हैं लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसने पालमपुर के किसानों को अपने खेतों की सिंचाई बेहतर तरीके से करने में सहायता की है। इससे पहले वे रहट के द्वारा सिंचाई करते आए थे जो अधिक प्रभावशाली तरीका नहीं था, किंतु अब बिजली की सहायता से वे अधिक बड़े क्षेत्र को कम समय में अधिक प्रभावशाली तरीके से सींच सकते थे। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे ख, बिजली से सिंचाई प्रणाली में सुधार के कारण किसान पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न फसलें उगा सकते थे। अगला लिखेंगे बच्चों तीसरा ग, उन्हें मानसून की बरसात पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है जो कि अनिश्चित एवं भ्रमणशील है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे घ, बिजली के प्रयोग के कारण पालमपुर के किसानों को बहुत से हाथ के कामों एवं चिंताओं से मुक्ति मिल गई। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने इस तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, फिर आता है आपका चौथा प्रश्न, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है और यदि है तो क्यों। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर लिखेंगे सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है क्योंकि भारत में मानसून की बरसात अनिश्चित व भ्रमणशील है। कृषि के अंतर्गत आने वाली भूमि किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि किसानों को सिंचित भूमि खेती के लिए उपलब्ध हो जाती है तो वे थोड़ी जमीन पर ही अधिक उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं चौथे प्रश्न का उत्तर। फिर बात करते हैं पांचवा प्रश्न है, पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाइए। तो यहाँ पर बात की गई है पालमपुर के 450 परिवारों की और इनकी किस प्रकार से आप एक सारणी बना सकते हैं। आइए उत्तर में आप ठीक इस प्रकार से एक टेबल बना लें बच्चों और एक साइड में यहाँ पर लिख दें भूमिहीन परिवार और भूमिहीन परिवार के साथ यहाँ पर लिखेंगे 150 दलित। ठीक है, और इसके बाद फिर लिखेंगे 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले परिवार। उसके बाद नीचे लिखेंगे 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले परिवार और 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले परिवार। इस तरफ लिखेंगे 180 परिवार, यहाँ पर लिखेंगे 95 यानी कि 95 परिवार, यहाँ पर 25 परिवार और यहाँ पर 450 परिवार और आपका आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद बच्चों बात करते हैं, अगला प्रश्न है फिर आपका छठा प्रश्न है, पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है। जानते हैं आप क्यों है। उत्तर में आप लिखेंगे पालमपुर में खेतिहर मजदूरों में काम के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा है, इसलिए लोग कम दरों पर मजदूरी के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आता है आपका सातवां प्रश्न, अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात कीजिए। खेतों में काम करने वाले या विनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों में से किसी को भी आप चुन सकते हैं। उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है, क्या उन्हें नगद पैसा मिलता है या वस्तु के रूप में, क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है, क्या वे कर्ज में हैं, ये सब आपको बताना है। तो आप चाहें तो अपने क्षेत्र के किन्हीं 2 मजदूरों से बात कर सकते हैं और चाहे यहाँ से देखकर इस प्रकार आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। हमारे क्षेत्र में रामदयाल और लक्ष्मी 2 खेतिहर मजदूर हैं जो एक निर्माण स्थल पर काम करते हैं। उन्हें मजदूरी के रूप में 70 से 80 रुपये मिलते हैं। हाँ, उन्हें मजदूरी नगद मिलती है। उनमें से अधिकतर को नियमित रूप से काम नहीं मिलता क्योंकि बहुत से लोग कम दरों पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें कम मजदूरी मिलती है इसलिए वे कर्ज में डूबे रहते हैं। कम मजदूरी के कारण वे बड़ी कठिनाई से परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं और चाहे अपने हिसाब से भी। इसके बाद बच्चों बात करते हैं, 8वां प्रश्न है, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं, समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आप जो उत्तर में लिख सकते हैं उत्पादन बढ़ाने के तरीके और हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों। नंबर 1 बहुविधि फसल प्रणाली और हेडिंग डालकर लिखेंगे भूमि के एक ही टुकड़े पर एक ही वर्ष में कई फसलें उगाना बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। आई बात समझ में। इस भूभाग पर कृषि उत्पादन बढ़ाने का यह सबसे प्रचलित तरीका है। पालमपुर के सभी किसान कम से कम 2 फसलें उगाते हैं। पिछले 15 से 20 वर्षों से कई लोग तीसरी फसल के रूप में आलू उगाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद दूसरा लिखेंगे आधुनिक कृषि तरीकों के प्रयोग और फिर हेडिंग डालकर लिखेंगे
पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान आधुनिक कृषि तरीकों को अपनाने वाले भारत के पहले किसान थे। इन क्षेत्रों के किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूपों, HYV बीज, रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया। ट्रैक्टर एवं थ्रेसर का भी प्रयोग किया गया, जिससे जुताई एवं फसल की कटाई आसान हो गई। उन्हें अपने प्रयासों में सफलता मिली और उन्हें गेहूं की अधिक पैदावार के रूप में इसका प्रतिफल मिला। HYV बीजों की सहायता से पैदावार 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक हो गई और अब किसानों के पास बहुत सा अधिशेष गेहूं बाजार में बेचने के लिए होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न था ये आपका। इसके बाद फिर बात करते हैं, 9वां प्रश्न आता है, 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। ठीक है, उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर में लिख सकते हैं, भूमि को मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर यानी 100 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार भूमि के टुकड़े के क्षेत्रफल के बराबर होता है। एक किसान जो 1 हेक्टेयर भूमि पर काम करता है उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक छोटा किसान जानता है कि वह इतने छोटे खेत पर काम करके अपने दोनों समय के खाने का प्रबंध नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपने खेत पर काम करने के बाद 35 से 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किसी बड़े किसान के खेतों में काम करना पड़ता है। यदि वह अपने ही खेत पर खेती करना शुरू करता है तो न उसके पास इसके लिए जरूरी साधन है, न बीज, न खाद, न कीटनाशक खरीदने के पैसे। एक बहुत छोटा किसान होने के कारण उसके पास कोई उपस्कर एवं कार्यशील पूंजी नहीं है। इन सब चीज़ों का प्रबंध करने के लिए उसे या तो किसी बड़े किसान से या फिर किसी व्यापारी अथवा साहूकार से ऊंची ब्याज दरों पर धन उधार लेना पड़ता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी इस बात की संभावना रहती थी कि वो कर्ज में डूब जाए, जो कि सदैव उसके लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण रहता था। ठीक है बच्चों, इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर 10वां प्रश्न है, मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं। उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों, आधुनिक कृषि तरीकों में बहुत से धन की आवश्यकता होती है। मझोले एवं बड़े किसानों की कुछ अपनी बचत होती है, इस प्रकार वे जरूरी पूंजी का प्रबंध कर रहे हैं। दूसरी तरफ अधिकतर छोटे किसानों को पूंजी का प्रबंध करने के लिए बड़े किसानों या व्यापारियों से पैसा उधार लेना पड़ता है। इस प्रकार के ऋणों की ब्याज दर भी प्रायः अधिक होती है। इस ऋण को वापस करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को मझोले व बड़े किसानों की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने इस 10वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, साथ साथ याद भी करते रहे बच्चों। फिर 11वां प्रश्न बच्चों, सविता को किस भाव पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला है? क्या ब्याज की कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती? आप ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे किस भाव। ठीक है, किस भाव पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला है? उत्तर आप लिख सकते हैं, तेजपाल सिंह ने सविता को 24% की ब्याज दर पर 4 महीने के लिए पैसा देना स्वीकार किया, जो कि बहुत अधिक ब्याज दर है। सविता एक कृषि मजदूर के रूप में कटाई के समय 35 रुपये प्रतिदिन की दर पर उसके खेतों में काम करने को भी सहमत होती है। तेजपाल सिंह द्वारा सविता से लिया जाने वाला ब्याज बैंक की अपेक्षा बहुत अधिक था। यदि सविता इसकी अपेक्षा बैंक से उचित ब्याज दर पर ऋण ले पाती तो उसकी हालत निश्चय ही इससे अच्छी होती। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपने इस 11वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। 12वां प्रश्न है बच्चों, अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पाद के तरीकों में हुए परिवर्तनों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। तो यहाँ पर आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। शॉर्ट रूप में आपको लिखना है, उत्तर लिखेंगे, पुराने निवासियों से बात करने पर पिछले 30 सालों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तन से मुझे पता चला कि 30 वर्ष पहले खेती के पुराने तरीके प्रयोग किए जाते थे। किसान अपने खेतों को बैलों की सहायता से जोतते थे। सिंचाई की बहुत अधिक सुविधाएं नहीं थी। ये मानसून की बरसातों पर निर्भर रहते थे, जो कि बहुत अनियमित होती थी। रहट को उस समय कुओं से पानी निकालने के लिए प्रयोग किया जाता था, किंतु तकनीक में प्रगति के साथ किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूप लगवा लिए हैं और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों की सहायता से खेती करने लगे हैं। यहाँ तक कि खेतों में ट्रैक्टर एवं मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिसने जुताई एवं फसल कटाई को तेज कर दिया है।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे बच्चों, याद भी करते रहे साथ साथ। इसके बाद फिर आता आपका 13वां प्रश्न। यहाँ पर आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, इनकी एक संक्षिप्त सूची बनाइए। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, डेयरी, विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन, मुर्गी पालन, दर्जी, बढ़ई आदि गैर कृषि उत्पादन कार्य हमारे क्षेत्र में किए जाते हैं। फिर आता है आपका 14वां प्रश्न, गाँव में और अधिक कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है। उत्तर में आप लिख सकते हैं, हमारे गांव में लगभग 75% लोग कृषि पर निर्भर हैं, जिनमें किसान और खेतिहर मजदूर दोनों शामिल हैं, किंतु उनकी आर्थिक दशा शोचनीय है। उनकी जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जबकि भूमि स्थिर है और कृषि क्रियाओं में और अधिक मजदूरों को काम मिल पाने की संभावना बहुत कम है। इसलिए गैर कृषि कार्यों में वृद्धि करना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि कुछ खेतिहर मजदूरों को उनमें काम मिल सके, जैसे कि डेयरी विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन, मुर्गी पालन, दर्जी, शैक्षिक कार्य आदि गैर कृषि क्रियाएं। यहाँ तक कि किसान भी इस प्रकार के कामों में शामिल हो सकते हैं, जब उनके पास खेतों में कुछ अधिक काम नहीं होता हो और वे बेरोजगार हों, या उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सहायक सिद्ध होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करें और अच्छे से याद करें, और इसी प्रकार लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।